बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस बाल मनोविज्ञान की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, कक्षा में अधिगम विस्तार पूर्वक अध्ययन किया के अर्थ, भाषा, विशेषता और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का। आज जिस विषय वस्तु, जिस टॉपिक को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह है सीखने के नियम, या उसको नियम। इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया। नियम को पढ़ने से पहले आज हम आपको बताएंगे थॉर्नडाइक महोदय की जीवनी। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय की जीवनी जानने के लिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि उनका जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी विलियम्सबर्ग नामक स्थान पर। इनका जो संपूर्ण जीवन रहा वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को समर्पित रहा। इस विद्यालय को इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। इस विद्यालय में रहते हुए इन्होंने न केवल मानव व्यवहार बल्कि पशु व्यवहार का भी इन्होंने अध्ययन किया और सीखने की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाया, अपना सीखने का नियम प्रतिपादित किया। यही कारण है कि पशु व्यवहार और मानव व्यवहार का अध्ययन करने के कारण इन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? जन्मदाता के, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जन्मदाता के रूप में इन्हें आज हम पहचानते हैं। इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 ईस्वी को न्यूयॉर्क नामक स्थान में हुई। लेकिन अब ये जानेंगे हम, ये तो इनकी एक संक्षिप्त जीवनी रही, लेकिन वह ऐसे कौन से कार्य थे जिसकी वजह से इनकी प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में हुई। देखिए, जो यह व्यक्तित्व आपको दिख रहा है, इस व्यक्तित्व ने एक नहीं अनेक रचनाएं लिखी। आइए क्रमबद्ध तरीके से उन सभी रचनाओं को एक बार देखते हैं। पहली इनकी जो रचना थी वह थी एनिमल इंटेलिजेंस। क्या थी? एनिमल इंटेलिजेंस। 1898 ईस्वी को इस पुस्तक की इन्होंने रचना की। देखिए, यह वही पुस्तक है, या ऐसे कह सकते हैं यह वही विषय वस्तु है जिस पर इन्हें सबसे पहले पीएचडी करने, जिस पर इन्होंने सबसे पहले पीएचडी की। एनिमल इंटेलिजेंस, इस थ्योरी में इन्होंने पशु व्यवहार, पशुओं की एक्टिविटी का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। दूसरी इनकी रचना एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903 में, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1914 में, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1926 में, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 ईस्वी को, और जीवन के अंतिम क्षणों में ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी 1940 ईस्वी। इन तमाम महत्वपूर्ण कृतियों को लिखने के पश्चात इनकी प्रसिद्धि न केवल अमेरिका में बल्कि संपूर्ण विश्व में हुई। यही कारण है कि आज शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय के नियम को ही पढ़ते हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ने वे ऐसे कौन से नियम प्रतिपादित किए। देखिए, सीखने के नियम को जब हम जानते हैं, जब हम सीखने के नियमों को जब हम पढ़ते हैं, तो 3 महत्वपूर्ण नियम इनके आते हैं।
और इसी नियम को हम कहते हैं सीखने के नियम। पहला नियम है इनका तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का, और तीसरा है प्रभाव का नियम। यह तीन महत्वपूर्ण नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, व्यक्ति अधिगम को पढ़ने जब चलता है तो इन तीन नियमों को वह जरूर पढ़ता है। क्यों पढ़ता है, इसका क्या व्यवहारिक उपयोगिता है, हम सब बिंदुओं पर बिंदुवार तरीके से आपको अध्ययन कराएंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि तत्परता का नियम क्या कहता है। देखिए, सीखने के लिए अनलाइक महोदय ने यह बतलाया है कि सीखने के लिए व्यक्ति को तत्पर होना आवश्यक है। सीखने के लिए व्यक्ति को क्या होना आवश्यक है, तत्पर होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति तत्पर है, कार्य को करने के लिए तत्पर है, तो निश्चित तौर पर बालक का अधिगम होगा। और यदि व्यक्ति तत्पर नहीं है, उसका अधिगम नहीं हो। बहुत साधारण शब्द ने इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया है अपनी इस थ्योरी में। उन्होंने यह भी बतलाया कि तत्परता का नियम, ये जो नियम है, इस नियम को, यह नियम प्रभावित कैसे होता है। उन्होंने बतलाया कि यदि बालक शारीरिक रूप से, यदि बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, निश्चित तौर पर बालक का अधिगम होगा। अर्थात तत्परता के लिए आवश्यक है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। यदि किसी बालक का शारीरिक स्वास्थ्य सक्षम नहीं है, वह या शारीरिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं बालक का अधिगम नहीं होगा। और यदि बालक मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं है, तो भी कह सकते हैं कि बालक का अधिगम नहीं होगा। आइए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 2 वर्ष के बालक को, 2 वर्ष का बालक न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी परिपूर्ण नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। अब 2 वर्ष के बालक को कह दिया जाए, 2 वर्ष के बालक को कह दिया जाए, बेटा तुमको साइकिल चलानी है। कौन सी साइकिल, जिसको प्रौढ़ चलाते हैं, जिसको प्रौढ़ लोग चलाते हैं, बड़ी साइकिल। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या 2 वर्ष का बालक उस बड़ी सी साइकिल को चलाने में सक्षम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं है। यदि 2 वर्ष के बालक को कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, बेटा E बराबर mc² होता है, क्या वह इस सिद्धांत को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि अभी वह 2 वर्ष का है, उसकी मानसिक जो स्थिति है वह इस चीज को समझने के लिए आवश्यक नहीं है बराबर mc² होता है। जैसे जैसे बालक की शारीरिक लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी, उसकी आयु बढ़ती जाएगी, उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। और कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब बालक का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का बालक तत्पर नहीं है, 2 वर्ष का बालक तत्पर नहीं है। क्या करने के लिए? बड़ी सी साइकिल चलाने के लिए या इतने जटिल सिद्धांत को समझने के लिए। आइंस्टीन का यह ऊर्जा का समीकरण है, इस सिद्धांत को वो समझ नहीं पाएगा 2 वर्ष का बालक, क्योंकि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, परिपक्व नहीं है। देखिए, इस महत्वपूर्ण चीज को जानने के पश्चात एक और विचार थॉर्नडाइक के मन में आता है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि तत्परता का नियम परिपक्वता पर
तत्परता का नियम परिपक्वता पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? परिपक्वता, परिपक्वता पर आधारित होता है, मैच्योरिटी। अक्सर डीएलएड की परीक्षाओं में, टेट की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि तत्परता के नियम का आधार क्या है। अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप यही उत्तर दीजिए कि तत्परता के नियम का आधार परिपक्वता है। ठीक है। देखिए, थार्नडाइक महोदय ने जब तत्परता को स्पष्ट किया तो उन्होंने 3 परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। वे ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो तत्परता के नियम को प्रभावित करती हैं? आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो बिंदु उन्होंने सुझाया वह है कि तत्पर, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उसे कोई कार्य दिया जा रहा हो, व्यक्ति किसी कार्य को या बालक किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है और उसे वह कार्य दिया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर परिणाम स्वरूप वह उस कार्य को कर लेगा, क्योंकि तत्परता उसमें प्रबल है। और जो कार्य उसको दिया गया वह उस कार्य को तन मन धन से करेगा और परिणाम में उसे संतोष की प्राप्ति हो। दूसरी परिस्थिति इन्होंने यह बतलाई कि यदि बालक तत्पर है और उसे कार्य ही न दिया जाए, कोई बालक कार्य करना चाह रहा है और हम उसको कार्य ही नहीं दे रहे हैं, ठीक, अर्थात कोई बालक तत्पर है और उसे कार्य नहीं दिया जा रहा है, तो परिणाम स्वरूप उसे असंतोष की प्राप्ति हो। ठीक। फिर है तीसरी परिस्थिति कि तत्परता अगर बालक में नहीं है, तमाम ऐसे बालक हैं जो किसी कार्य को करने के लिए तत्पर ही नहीं होते। अगर बालक तत्पर नहीं है और फिर भी उसे कोई कार्य दिया जा रहा है, तो जब तत्पर नहीं है तो क्या वह उस कार्य को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में भी उसे असंतोष की प्राप्ति होती है। तो थार्नडाइक ने अपने तत्परता के नियम को समझाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का सहारा लिया। ठीक, ये परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि तत्परता कितना महत्वपूर्ण तत्व है अधिगम के लिए। आइए चलते हैं, तत्परता के नियम का हम कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम बीएड और बीटीसी के प्रशिक्षु हैं। आप शिक्षक बनने के क्रम में हैं और एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो अपने बच्चों का अधिकतम अधिगम करा सके। तो अगर हम थार्नडाइक के तत्परता के नियम का अध्ययन कर रहे हैं तो उससे हमको सीख भी लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? कि हम कैसे अपने बच्चों को अधिक से अधिक विषय वस्तु के प्रति तत्पर बना सकें। तो कक्षा में इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान देने से पूर्व मानसिक रूप से बच्चों को तैयार करना चाहिए। किसी भी, जब हम बालक को नवीन ज्ञान देने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि वह मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं है। यदि बालक मानसिक रूप से तैयार है तो चाहे जितने भी नए ज्ञान हम उसको दें, उसका अधिगम अधिकतम ही होगा। वह मानसिक रूप से तत्पर है, मानसिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से तैयार है, तो हम जब भी उसको नवीन ज्ञान देंगे तो वह उस अधिगम को करने में सफल होगा। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कक्षा में, वह है कि रुचि, योग्यता, क्षमता, रुचि, योग्यता, क्षमता, संप्राप्ति का परीक्षण कर लेना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि जब वह नवीन ज्ञान दे रहा है बच्चों का वह अधिगम करा रहा है, तो सबसे पहले वह यह परीक्षण कर ले कि क्या बच्चे में रुचि है, क्या बच्चे में उस विषय वस्तु को ग्रहण करने की उसके अंदर योग्यता है, क्या बच्चे में क्षमता है किसी कार्य को करने की, क्या बच्चे में संप्राप्ति के गुण हैं। अगर ये सभी चीजें एक बालक में निहित हैं
तो निश्चित तौर पर हम जो नवीन ज्ञान बच्चों को देने जा रहे हैं, बच्चे में उसका अधिकतम विकास होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चलते हैं, एक शिक्षक जिन जिन उद्देश्यों को लेकर चलता है, अगर इस तरीके का, इस तत्परता के नियम का हम प्रयोग अपनी कक्षा में करें तो निश्चित तौर पर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि नवीन ज्ञान के लिए उस समय तक बाध्य न करें जब तक वह शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर न हो। अभी मैंने आपको समझाया कि थार्नडाइक यही तो कहते हैं कि जब बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व न हो तब तक आप उसको कोई कार्य दो ही मत। अगर वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तत्पर नहीं है या सक्षम नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो आप जो भी उसको अधिगम कराओगे उसका अधिगम नहीं होगा। तो नवीन ज्ञान देने से पूर्व हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास उचित रूप से हो। ये तो बात रही तत्परता के नियम का, बहुत ही साधारण शब्दों में हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है और बहुत सरल नियम है। लोग इसको जटिलता के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन ये उतना जटिल है नहीं। अब चलते हैं अभ्यास के नियम की तरफ। देखिए, अभ्यास का नियम बचपन से ही, जब से हमने स्कूल में हमारा प्रवेश हुआ है, किसी न किसी शिक्षक ने कभी न कभी इस बात को जरूर कहा होगा कि बेटा अभ्यास करो। अगर हमको कोई चीज नहीं समझ में आई, सदैव शिक्षक ने इसी बात पर बल दिया है। शिक्षक कहता है कि करत करत अभ्यास ते। आप श्यामपट पर देखिए, एक 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कभी न कभी किसी शिक्षक ने आपको इस बात के लिए जरूर कहा होगा। क्यों कहते हैं शिक्षक? इसीलिए कहते हैं, अगर कोई बालक किसी विषय वस्तु में अपेक्षानुसार अधिगम नहीं कर पा रहा है, वह सीख नहीं पा रहा है, तो तब तक उसको उस कार्य को करना चाहिए जब तक वह उसको पूरी तरीके से ठीक ढंग से कर। मतलब कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला बालक भी मेधावी बालक बन सकता है। थार्नडाइक ने जब अपने इस नियम को स्पष्ट किया तो उन्होंने कहा, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आपको उन सभी चीजों पर प्रकाश डालूंगा। पहली चीज तो उन्होंने ये कही कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो 2 क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं। क्या होती हैं? 2 क्रियाएं एक साथ घटित होती हैं। पहली जो क्रिया है वह है उद्दीपक। पहली जो क्रिया है वह है उद्दीपक। इसके साथ जो घटित होती है वह है अनुक्रिया। थार्नडाइक ने यही बताने का प्रयत्न किया है। ध्यान से समझ लीजिए कि अगर उद्दीपक प्रबल है तो अनुक्रिया भी प्रबल हो जाती। अगर उद्दीपक प्रबल है तो अनुक्रिया भी प्रबल हो जाती है। उद्दीपक का तात्पर्य है वह ऐसी विषय वस्तु जो बालक को उद्दीप्त कर दे, जगा दे, वह उद्दीपक कहलाती है। और बालक जब जागृत हो जाता है, उद्दीप्त हो जाता है उद्दीपक के कारण से, तो वह अधिक से अधिक अनुक्रिया करता है। और थार्नडाइक ने यह स्पष्ट किया है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य का जो बंधन है, जितना ही जटिल होगा, जितना ही मजबूत होगा, अभ्यास की प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ जाएगी।
अर्थात इन दोनों की आपस में जो बंधन है, यह जितना ही अच्छा होगा, कार्य में बारंबारता बनी रहेगी। ठीक। अच्छा, एक चीज और इन्होंने समझाया है कि जब हम किसी कार्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य या बच्चों द्वारा किया गया कार्य, बच्चों के कर्मेंद्रियों में घर कर जाता। जो भी बालक बार बार अभ्यास किसी कार्य में करते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल का हम अभ्यास करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब हम उस कार्य को करने में पूरी तरीके से निपुण हो जाते हैं। अगर हम हाथ छोड़ करके भी साइकिल चलाएं तो भी साइकिल तक चलती है। ये होता है कि उस कार्य को हमने कितनी बार किया। अगर हमने साइकिल को कई वर्षों से हम चला रहे हैं, बार बार चला रहे हैं, प्रतिदिन चला रहे हैं, निश्चित तौर पर साइकिल चलाते वक्त इधर उधर भी स्थान को भटका करके भी हम साइकिल चला सकते, क्योंकि वह हमारी कर्मेंद्रियों में, वह हमारे इंद्रियों में बस गया है। ठीक। इस प्रकार कह सकते हैं कि अभ्यास का नियम उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जब संबंध या बंधन जब प्रगाढ़ हो जाता है, जब दोनों के मध्य रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तो अभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसके साथ थॉर्नडाइक ने यह भी बतलाने का प्रयास किया है कि अभ्यास का नियम दो बातों पर डिपेंड करता है। अभ्यास का नियम दो बातों पर डिपेंड करता है, या अभ्यास के नियम को यह दो नियम प्रभावित करते हैं। पहला है उपयोगिता का नियम और दूसरा है अनुयोगिता का नियम। आइए समझते हैं कि उपयोगिता का नियम क्या कहता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे कार्य जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, हम उसको बार बार करते हैं, और ऐसे कार्य जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, हम उसको एक बार करने के बाद फिर उसको करना बंद कर देते हैं और उसको करते ही नहीं हैं। तो ये जो अभ्यास का नियम है, यह उपयोगिता के नियम और अनुपयोगिता के नियम से प्रभावित होता है। जो कार्य बालक के लिए उपयोगी होगा, बालक उस कार्य को बार बार करेगा, एक बार नहीं 100 बार करेगा, और जब 100 बार कर लेगा तो आप ही बताइए कि क्या उस कार्य को में वह बालक करने में निपुण नहीं हो जाएगा, दक्ष नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अभ्यास का नियम उपयोगिता के नियम पर डिपेंड करता है। जितनी अधिक विषय वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगी, हम उतना ही अधिगम करते जाएंगे। दूसरी चीज फिर से समझ लीजिए, अनुपयोगिता का नियम, कि जो कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बालक के लिए उपयोगी नहीं है, उसमें हम अधिगम नहीं करेंगे। तो अभ्यास का नियम इन दो नियमों पर आश्रित है, इन दो नियमों से प्रभावित होता है। इसके पश्चात हम ये ध्यान देंगे कि अभ्यास का नियम भी कक्षा को भी प्रभावित करता है। हमें एक सफल शिक्षक बनना है तो इस नियम को भी हमें अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। अगर हमें सफल शिक्षक बनना है, उचित प्रशिक्षण लेना है, तो अभ्यास के नियम को कक्षा में लागू करना हमें सीखना होगा। देखिए, कक्षा में जब हम इसकी उपयोग करते हैं तो पहली चीज हम ध्यान देते हैं कि बालक का बार बार हम अभ्यास करवाते हैं। विषय वस्तु के प्रति बालक को बार बार कार्य करने के लिए हम कहते हैं। बार बार करने से क्या होगा? बार बार करने से बालक का उस कार्य के प्रति अभ्यास या उस कार्य को सीखने
की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। किसी कार्य को बालक बार बार कर रहा है तो निश्चित तौर पर उस कार्य को या उस अधिगम को वह बेहतर ढंग से कर पाएगा। ठीक, तो इसकी उपयोगिता हमें कक्षा में करनी चाहिए, इसका उपयोग हमें कक्षा में करना चाहिए। दूसरी जो उपयोगिता है वह है मौखिक अभ्यास। बार बार हम अक्सर देखते हैं छोटी कक्षाओं में बच्चों को गिनती मौखिक रूप से पढ़ाई जाती है, बार बार पढ़ाई जाती है। छोटा बड़ा बार बार का अभ्यास कराया जाता है, मौखिक अभ्यास कराया जाता है। पहाड़ों की बात कहें तो बार बार आप अभ्यास करने से पहाड़ों को याद कर पाते हैं। और वहीं अगर हम बार बार अभ्यास न करवाएं तो बच्चों का अधिगम उस सापेक्ष नहीं हो पाता जिसकी हम उम्मीद करके चलते हैं। तो बार बार जब बच्चे का आप मौखिक अभ्यास करवाएंगे तो निश्चित तौर पर बालक का उचित अधिगम होगा। ठीक, तीसरी जो कक्षा में उपयोगिता है उस पर भी ध्यान देते हैं कि वाद विवाद, तर्क, चिंतन और कल्पना शक्ति, इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम बच्चों को वाद विवाद के लिए प्रेरित करें, अगर हम बच्चों को तर्क के लिए प्रेरित करें, चिंतन के लिए प्रेरित करें, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, तो निश्चित तौर पर कार्य के प्रति बालक का अभ्यास बढ़ जाएगा। बालक का अभ्यास बढ़ जाएगा। वाद विवाद करवाइए, तर्क करवाइए, चिंतन करवाइए, कल्पना शक्ति को विकसित करिए, तो निश्चित तौर पर बालक की अभ्यास करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और होगा क्या परिणाम स्वरूप? बालक का अधिकतम अधिगम। समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कक्षा में इसका भी उपयोग करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। एक सफल शिक्षक हम बन सकते हैं। इसके बाद अब हम ध्यान देंगे चौथे बिंदु का। महत्वपूर्ण बिंदु है पुनर्निरीक्षण। अगर एक शिक्षक इस प्रक्रिया को अपना ले, बार बार अपने बच्चों का निरीक्षण करता रहे, पुनर्निरीक्षण करता रहे, तो बालकों में अभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जब अभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि बालकों का अधिगम होगा। बार बार आप पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, अपने आचरण में इस भाव को ले आ रहे हैं, निरीक्षण के भाव को बार बार आप बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो कैसे नहीं बच्चा अपने में सुधार करेगा, कैसे नहीं बालक अभ्यास करेगा। निश्चित है कि बालक, अगर आप निरीक्षण कार्य कर रहे हैं, पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, तो बालकों का अभ्यास बढ़ेगा। तो इस प्रकार अभ्यास का नियम भी अधिगम को प्रभावित करता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह है प्रभाव का नियम। आइए प्रभाव के नियम को समझते हैं। देखिए, प्रभाव का नियम संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी आपको हम समझाते हैं। देखिए, जब कोई, थार्नडाइक ने इस चीज को कहा कि जब कोई बालक किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने के पश्चात जब उसे परिणाम की प्राप्ति होती है और परिणाम सकारात्मक होते हैं, अर्थात जब बालक किसी कार्य को कर रहा हो और उसे सफलता मिल जाए, क्या मिल जाए? सफलता मिल जाए, तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? संतोष की प्राप्ति होती है। बालक किसी कार्य को कर रहा है और उस कार्य में उसे सफलता मिल जाती है, तो बालक को संतोष की प्राप्ति होती है। थार्नडाइक ने इस चीज को बतलाया। एक दूसरा पहलू भी इन्होंने बतलाया कि बालक अगर कार्य कर रहा है और कार्य करने में वो असफल हो जाए, क्या हो जाए?
असफल हो जाए तो उसे असंतोष की प्राप्ति होती है। दो चीजें इन्होंने बतलाई, असंतोष की प्राप्ति होती है। ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, आपको परीक्षाओं में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा कि बालक किसी, देखिए दो दो क्रियाएं चल रही हैं, एक क्रिया हो गई, ये दूसरी क्रिया हो गई। पहली क्रिया में क्या है कि बालक कार्य कर रहा है, उसे सफलता मिल रही है, तो सफलता के परिणाम स्वरूप उसे संतोष की प्राप्ति होती है। ठीक। दूसरा इन्होंने बतलाया कि बालक कोई कार्य कर रहा है और उसे असफलता मिल जाए तो असंतोष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि संतोष की प्राप्ति हो जाने के पश्चात बालक उस कार्य से प्रभावित हो करके पुनः उस कार्य को करता है, मतलब उसका अधिगम और तीव्र हो जाता है। दूसरी स्थिति जो कहती है कि असंतोष की प्राप्ति हो गई, दूसरी स्थिति क्या कहती है कि असंतोष की प्राप्ति अगर हो गई तो बालक का अधिगम नहीं होगा। लेकिन बच्चों इस बात को जरा आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि इस सेकंड नंबर में कि कार्य किया, असफल हो गया और उसे असंतोष की प्राप्ति हुई, तमाम और शिक्षाविदों ने थार्नडाइक की भूरी भूरी आलोचना की। परिणाम स्वरूप थार्नडाइक इस बात पर चिंतन करने के लिए विवश हो गए कि क्या असंतोष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप अधिगम घटता है। फिर उन्होंने अध्ययन किया और अपना 1922 ईस्वी को इस नियम में उन्होंने संशोधन किया। क्या संशोधन किया कि व्यक्ति बालक जब कार्य करता है, उसे असफलता मिलती है तो उसे असंतोष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे खीज उत्पन्न होता है। उसे खीज उत्पन्न होता है। एक मिनट क्षमा कीजिएगा भाई। खीज उत्पन्न होता है। खीज उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप बालक का अधिगम बढ़ जाता है। ठीक। खीज उत्पन्न होने के, उन्होंने यह बतलाया कि जब बालक असफल हुआ तो असंतोष की प्राप्ति हुई और बालक खींच जाता है, और खींचने का परिणाम यह होता है कि वह पुनः उस कार्य को करता है, कि वो सोचता है बालक कि कैसे हम इस कार्य को करने में असफल हो गए, और पुनः उस कार्य को करता है, और तब तक करता है जब तक कि वह सफल न हो जाए, जब तक कि वह सफल न हो जाए। अर्थात कि खींच के परिणाम स्वरूप भी अधिगम बालक का बढ़ता है। ठीक। अच्छा, इस नियम को आपने समझा, और हमने एक चीज बताई कि खींच के परिणाम स्वरूप बालक का अधिगम बढ़ता है, वह पुनः अभ्यास करता है। खींच जन्म लिया बालक में असफलता के परिणाम स्वरूप, और बालक पुनः अधिगम करता है, पुनः प्रयास करता है, कह सकते हैं पुनः प्रयास करता है, पुनः अधिगम करता है, और तब तक अधिगम करता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती, जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। ठीक। और जैसे ही उसे सफलता मिल जाती है उसे संतोष का अनुभव हो जाता है। यहां इस बात को जरा आप ध्यान दीजिएगा कि प्रयास किया, बालक ने प्रयास किया और बालक से कुछ त्रुटि भी हुई, बालक से कुछ त्रुटि भी हुई। थार्नडाइक ने अपने इस प्रभाव के नियम को अंतिम पायदान प्रयास एवं त्रुटि तक ले गए, और यहीं से उनका एक नया सिद्धांत जन्म लेता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आगे की कक्षा में हम आपको बतलाएंगे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है। संक्षेप में इतना कह दें कि जब बालक कोई कार्य करता है
और वह सफल नहीं होता, तो वो तब तक उस कार्य को करता है जब तक उस कार्य को करने के लिए सफल नहीं हो जाता, जब तक उस कार्य में सफल नहीं हो जाता। तो बार बार प्रयत्न करते रहिए और तब तक प्रयत्न करते रहिए जब तक आपकी त्रुटि एकदम समाप्त न हो जाए। एक ऐसी स्थिति आएगी बालक की जब बालक बिना कोई त्रुटि किए उस कार्य को करने में सफल हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार देखिए प्रभाव का नियम इतना रहा। अब कक्षा में इसकी हम उपयोगिता को देख लेते हैं। कक्षा में हम इसकी उपयोगिता को देख लेते हैं। पहली उपयोगिता है शिक्षण विधि। शिक्षक को यह ध्यान देना चाहिए कि अगर उसकी शिक्षण विधि प्रभावी है, निश्चित तौर पर बालकों का अधिगम तीव्र होगा। ठीक, क्योंकि शिक्षण विधियां बालकों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा कि दूसरा है ये प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा। यदि बालक को समय समय पर प्रोत्साहन मिलता रहे और अभिप्रेरणा मिलती रहे तो निश्चित तौर पर वह उससे प्रभावित होकर के का अधिगम अधिक हो। प्रोत्साहन, अगर किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, हम किसी एक बच्चे को प्रोत्साहन दे, अभिप्रेरणा दे, तो सिर्फ उस बालक का विकास होगा, न कि संपूर्ण बालक का। शिक्षक को चाहिए कि संपूर्ण बालकों को अभिप्रेरित करें जिससे संपूर्ण का विकास हो सके, इसलिए संपूर्ण उससे प्रभावित हो सके। प्रोत्साहन देंगे, अभिप्रेरणा देंगे तो निश्चित तौर पर बालकों का अधिगम तीव्र गति से हो। अगली जो कक्षा में उपयोगिता है वो क्या कहती है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान देना चाहिए। कक्षा में अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं, कक्षा में अलग अलग व्यक्तित्व के बच्चे होते हैं और उन सभी बच्चों के व्यक्तित्व को अगर हम ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर दिया गया ज्ञान सभी बालकों तक आसानी से पहुंचेगा और सभी बालकों का अधिगम मनचाहे ढंग से होगा, जैसी हम अपेक्षा करके चलते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, अगली कक्षा में, आज तो हमने थार्नडाइक के 3 मुख्य नियमों का अध्ययन किया, अगली कक्षा में हम लेकर आएंगे थार्नडाइक के गौड़ नियम और उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।